गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चेक इट, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? महेंद्र कुमार, मनोज जहांगीर, कुलदीप कुमार, ऑल क्लियर। वेलकम टू निम्बस लर्निंग पार्ट 1 इंजीनियर्स एकेडमी। अपने कल बात कर रहे थे इवेपोरेशन के मेजरमेंट की। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून जल्दी आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। बात करें, अपने कल पढ़ रहे थे अपने एक हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन, सॉरी वाटर बजट इक्वेशन को भूल गए हो तो उनके लिए मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि इसमें अपने दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वाटर बजट इक्वेशन क्या था? सीधा सीधा वाटर बजट इक्वेशन था चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। यहां इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा था कौन कौन? एक तो होने वाला रेनफॉल और एक कर रहा था अपना इनकमिंग रिवर, इनफ्लो रिवर या इनकमिंग रिवर। यहां आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा था? एक तो इवेपोरेशन, दूसरा कौन सा था अपना सीपेज, और तीसरा कौन सा था आउटफ्लो रिवर, और नेक्स्ट कौन सा था कैनाल। चेंज इन स्टोरेज भी कह सकता हूं इनको मैं, और चेंज इन सरफेस एलिवेशन भी कह सकता हूं। चेंज इन स्टोरेज भी कह सकता हूं और चेंज इन सरफेस एलिवेशन भी कह सकता हूं। अब अपनी बात करें इस पे एक न्यूमेरिकल करने की। पहले तो अपने चेंज इन सरफेस एलिवेशन को डिफाइन करने का न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखेंगे कि इससे इवेपोरेशन मेजर कैसे होता है। बाकी सारे डाटा को कंपेयर रख के इससे इवेपोरेशन मेजर कैसे किया जाता है। प्राइमरी बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन की, साथ साथ नोट कर दीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ ए रिजर्वायर इज 5000 हेक्टेयर। सरफेस एरिया ऑफ ए रिजर्वायर इज 5000 हेक्टेयर। एक रिजर्वायर का जो सरफेस एरिया है वो 5000 हेक्टेयर है। वाटर सरफेस एलिवेशन साथ साथ नोट करते जाएंगे, इसीलिए मैं धीरे धीरे नोट कर रहा हूं। वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ reservoir is 213.42 meter अबाउट डेटम। किसके अबाउट है ये वैल्यू? ये इसके डेटम के अबाउट है। डेटम के अबाउट इसका टॉप सरफेस का एलिवेशन क्या है, वो ये वैल्यू है। इसके टॉप सरफेस का एलिवेशन क्या है, ये वैल्यू है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन ए मंथ टोटल रेनफॉल इज 10 सेंटीमीटर। टोटल रेनफॉल इज 10 सेंटीमीटर। किसी महीने में यहां हुआ जो टोटल रेनफॉल है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। टोटल seepage loss is 2.1 centimeter, and in this month evaporation loss is 1.8 centimeter.
ड्यूरिंग द experiment average inflow water by river is 6 cubic and total outflow water by river and canal is 6.5 cubic. Determine new surface elevation end of this month. इस महीने के एंड में न्यू सरफेस एलिवेशन क्या होगा। फर्स्ट नंबर स्लाइड में अपने कल वाली बात को ही वापस डिस्कस किया था, कुछ लोग भूल गए हों इसलिए कि यहां पर अपने पास वाटर बजट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। वाटर बजट इक्वेशन का यहां पर अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसी बात को अपने वापस डिस्कस किया था। बस अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक न्यूमेरिकल अपने इस वाटर बजट इक्वेशन से कर रहे हैं। सेकंड स्लाइड को अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे क्या क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है। नोट किया? नहीं, सेकंड स्लाइड को एक बार 1 मिनट का टाइम और देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में तो कुछ भी नहीं है, बस ये पूछ रहा है एंड ऑफ द मंथ पर नया सरफेस एलिवेशन क्या होगा। एंड ऑफ द मंथ पर नया सरफेस एलिवेशन कब होगा। करण, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अब आपका कम्युनिकेशन कैसा है, समझ पा रहे हो बातों को? यस, थैंक यू। लास्ट में ये कह रहा है कि इस महीने के एंड में, एंड ऑफ दिस मंथ, कितना न्यू सरफेस एलिवेशन क्या होगा। एंड ऑफ दिस मंथ न्यू सरफेस एलिवेशन क्या होगा। ओके, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक बेसिक सी बात समझते हैं कि यही था, मान लीजिए अपना वो रिजर्वायर, एरिया था इसका 5000 हेक्टेयर, जो भी वैल्यू थी। इसमें पूरे महीने तक पानी आ रहा है कितना, 6 क्यूमेक का, और पूरे महीने तक पानी वापस जो जा रहा है केनाल और दोनों को मिला करके 6.5 क्यूमेक। नहीं दोस्त, ये प्री का क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, ये मेंस का क्वेश्चन होगा। अपने सिर्फ चीजों को समझने के लिए इसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं इवेपोरेशन में प्री के एग्जाम में, तो इवेपोरेशन में प्री के एग्जाम में फैक्टर इफेक्टिंग ही पूछता है। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करता है उसे ही पूछता है प्री के एग्जाम में शिवराज मीना ऑब्जेक्टिव में। 6 का पानी आ रहा है और 6.5 का रन जा रहा है, तो दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय एक नेट कैलकुलेशन कर ले जो अधिक है उसके लिए। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि एवरेज जो अपना इनफ्लो है वो 6 क्यूमेक का है, और जो अपना एवरेज आउटफ्लो है वो कितना है,
6.5 क्यूमेक का है। क्यों न अपने इसको पूरे को 2 बार कैलकुलेट करने की बजाय इस पे काम कर लिया जाए। नेट एवरेज आउटफ्लो पे 6.5 माइनस 6.5 क्यूमेक। इसका मतलब इनफ्लो वाटर की कैलकुलेशन है नहीं हो रही है, इनफ्लो वाटर की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। सहदेव करण मेरे सब्जेक्ट में प्री और मेन कुछ अलग नहीं होता है। अपने जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं उसको दोनों के लिए एक साथ फिनिश करते हैं, बस दोनों के लिए एक साथ है फिनिश करते हैं। इसी में है ही नहीं गणित जिसमें प्री को अलग पढ़ा जा सके, मेंस को अलग पढ़ा जा सके। ये सारे के सारे बेवजह के कंफ्यूज करने वाले फंडे हैं। आप सब्जेक्ट पढ़िए ना, आप सब्जेक्ट पढ़िए, और कम से कम उस टाइम में तो ऐसा मत कीजिए ना जिस टाइम में पता ही नहीं एग्जाम डेट क्या होगी। तो एक एक सब्जेक्ट को 100% क्लियर करके साइड में रखिए ना, एक एक सब्जेक्ट को 100% क्लियर करके साइड में रखिए। चाहे प्री है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो एसएससी है। ऐसा डिवाइडेशन जब तक सर पे एग्जाम डेट नहीं हो तब तक आप लोग ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं करिए, ऐसा कोई डिवाइडेशन आपको नहीं करना है। जस्ट मान लीजिए 1 महीने बाद ही स्टेट जेई की एग्जाम डेट है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि स्टेट जेई का कौन सा पार्ट है, कैसा करना है, कैसे नहीं करना है। यहां फिर बार बार उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहोगे, एक बार स्टेट के लिए, एक बार प्री के लिए, एक बार मेंस के लिए, एक बार एसएससी के लिए, एक बार यूपीपीसीएल के लिए, एक बार आरएसएमएसएसबी के लिए। ये क्या तरीका हुआ? वो तो आप सिलेबस देखिए, उसके अंदर पीछे के पेपर का पैटर्न देखिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से। और पैटर्न देखने की तो आजकल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पैटर्न बचा ही नहीं है। जितने टॉपिक, जितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें कैसा भी कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ आपको सिलेबस देखना है, बस कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है, बस इतनी सी बात आपको यहां पर नोटिस करनी है। इज दैट क्लियर? ये बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी ना। इसलिए अपनी हाइड्रोलॉजी में कोई प्री, मेन, गेट, एसएससी, स्टेट ऐसा कुछ लेकर के नहीं चलेंगे, अलग अलग डिफाइन करते चलेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता देता हूं कि यहां पर अपने पास जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो प्री में आते हैं, और जो आगे का मेजरमेंट है वो मोस्टली मेंस में आता है, एक पेन कोफिशिएंट को छोड़ देने के बाद। पूरा पढ़ेंगे सहदेव करण। अब बात आपके समझ में आ गई। अब बात ये से भी समझने की कोशिश कीजिए कि अपने पास 6 क्यूमेक का वाटर आ रहा है रिजर्वायर में और 6.5 का जा रहा है। तो 6 की और 6.5 की अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय नेट आउटफ्लो पे कैलकुलेशन कर ले 0.5 पर। वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर कितना होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ नेट आउटफ्लो वाटर, सीधा सीधा यही तो है, डिस्चार्ज मल्टीपल टाइम। डिस्चार्ज हो रहा है यहां पर 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। टाइम है इन ए मंथ 30 डेज। कॉमन कर ले दोनों बातों को। 0.5 मल्टीपल मंथ को पहले डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए जी, मंथ था, इन्हें मंथ था, डेज में कन्वर्ट हो गया। डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर ले, 24 आवर्स। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर ले, मिनट को सेकंड में कर ले। कैलकुलेशन करके बता दीजिए। 1296000 इतने मीटर क्यूब वाटर पूरे महीने भर में रिजर्वायर से बाहर चला जाएगा। कितनी डेप्थ डिक्रीमेंट करेगा ये बाहर जाने वाला जो वाटर है, आउटफ्लो वाला वाटर है, ये कितनी डेप्थ डिक्रीमेंट करेगा? तो डेप्थ, या कह सकता हूं सरफेस एलिवेशन डिक्रीज बाय नेट आउटफ्लो वाटर क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन एरिया। 1296000 वॉल्यूम, एरिया है 5000 हेक्टेयर। हेक्टेयर बोले तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर बोले 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। $259.2 मीटर। गलत करे हो कैलकुलेशन ऋषिकेश, दोबारा कैलकुलेशन करो, दोबारा करो कैलकुलेशन भाई प्लीज।
0.025 मीटर। हाँ सहदेव करण, आपकी कैलकुलेशन मुझे कुछ हद तक सही लग रही है। 0.025 आगे लेकर चलते हैं। 25 के बाद भी डिजिट क्या है? 2593 मीटर। इनफ्लो बाय रेनफॉल 10 सेंटीमीटर या 10 मल्टीपल 10⁻²⁰ मीटर। आउटफ्लो बाय इवेपोरेशन 1.8 मल्टीपल 10⁻² मीटर। इवेपोरेशन से इतना ही तो था ना, ये देखिए सीपेज 2.1 और इवेपोरेशन 1.8, तो ये हो जाएगा 2.1 मल्टीपल 10⁻²⁻² आउटफ्लो बाय सीपेज, आउटफ्लो बाय सीपेज। फोर्थ स्लाइड को देख लीजिए दोस्तों एक बार। वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज मल्टीपल टाइम। डिस्चार्ज 0.5 क्यूमेक का चल रहा है, ये रहा। टाइम 30 डेज है। 30 डेज को यहाँ आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो वॉल्यूम किस में मिल जाएगा मुझे? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में मिल जाएगा मुझे? मीटर क्यूब में। डेप्थ डिक्रीज बाय नेट आउटफ्लो वाटर। आउटफ्लो वाटर से कितनी डेप्थ डिक्रीज होगी? वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम एरिया, एरिया ऑफ रिजर्वायर क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने पास एक डेप्थ डिक्रीमेंट मिल गया है। डेप्थ डिक्रीमेंट मिल गया है। आपका डाउट वापस रिपीट कीजिए भाई। बैरोज ट्यूबर, जो भी आपका नेम है, आप इसको वापस रिपीट कीजिए एक बार। अपने डाउट को, ऊपर चला गया है, देखना पड़ेगा एक बार। बाकी लोग नोट कर रहे हैं, जब तक मैं ऊपर जाकर रन करता हूँ, इसको देखता हूँ। हाँ 6 आ रहा है और 6.5 जा रहा है, तो 0.5 एक्स्ट्रा जा रहा है ना। उस एक्स्ट्रा वाइव से टॉप से वाटर की एलिवेशन कम होगी ना। किसी रिजर्वायर में से पानी बाहर जाएगा तो उसका लेवल डिक्रीज ही करेगा ना बिरोज ट्यूबर। तो वो डिक्रीज कितने मीटर किया, वही तो कैलकुलेशन किया है। इतना वॉल्यूम डिक्रीज किया इतने एरिया से, तो डेप्थ मिल गई मुझे, डेप्थ मिल गई है। नेक्स्ट, आउटफ्लो बाय सीपेज। अब अपने को देखना है चेंज इन सरफेस एलिवेशन कितना आ रहा है। चेंज इन सरफेस एलिवेशन मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। इनफ्लो में कौन कौन रहने वाला है? एक तो अपना रहेगा रेनफॉल प्लस इनफ्लो रिवर। ये बात अपने जानते हैं, ये अपने नेगलेक्ट कर चुके हैं। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर चुके हैं ना। हाँ एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भी लेने देंगे दोस्त, मुझे पूरा प्रॉपर याद है इसको। नेक्स्ट, प्लस माइनस सॉरी इवेपोरेशन सीपेज नेट आउटफ्लो। चेंज इन सरफेस एलिवेशन 10 मल्टीपल 10⁻² माइनस इवेपोरेशन 1.8 मल्टीपल 10⁻², 2.1 मल्टीपल 10⁻², 0.02593। कितना आएगा चेंज इन सरफेस एलिवेशन? चेंज इन सरफेस एलिवेशन कितना मिलेगा? चेंज इन सरफेस एलिवेशन में पहले कहा है कि टॉपिक क्वेश्चन कंप्लीट होने के जस्ट बाद स्क्रीनशॉट और नोट करने का टाइम मिलेगा। साथ साथ सिर्फ केएलसी चलाइए और समझिए कितना होगा भैया। चेंज इन सरफेस एलिवेशन बताएगा कोई मुझे?
करंट 1 है, नहीं, वापस चेक करो एक बार, अच्छे से बताओ मुझे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या पता। 92 है। अरे ये कैलकुलेशन करनी है आपको, इन दोनों के बीच में इसमें से ये माइनस करके बताना है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। हाँ, सदैव करंट 0.03507, इट्स ए नेगेटिव और पॉजिटिव। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? ये वैल्यू आ रही है अपनी पॉजिटिव। क्लियर? ये इतना सरफेस एलिवेशन चेंज हुआ है, इतना सरफेस एलिवेशन उस महीने में बढ़ गया है। इतना सरफेस एलिवेशन क्या हुआ है उस महीने में? बढ़ गया है। तो नया सरफेस एलिवेशन क्या होगा भाई? न्यू सरफेस एलिवेशन इज इक्वल टू ऑल सरफेस एलिवेशन प्लस चेंज इन सरफेस एलिवेशन। पुराना कितना था भाई अपने पास? पुराना सरफेस एलिवेशन कितना था? ये लीजिए, क्वेश्चन में था 213.42, पुराना था 213.42। चेंज हुआ, साइन सहित लेना है अपने को पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। 0.03507, 0.03507 न्यू सरफेस एलिवेशन रिजल्ट विल बी 213.7 का 7, 0 का 0, 5 का 5 और 2 7, 4 और 3 7। एक महीने के बाद ये नया सरफेस एलिवेशन अपने को मिलेगा। अच्छा, गलत कर दिया ना, 455, आप सही कर रहे हो। ये सरफेस एलिवेशन अपने को एंड ऑफ द मंथ में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने स्क्रीनशॉट्स की। एक क्वेश्चन अपना क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। समझते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना है। कल कितने नंबरिंग पे क्लोज किया था आपने? कुलदीप कुमार मुझे बताइए, कल कितने नंबरिंग पे क्लोज किया था इसे? स्क्रीनशॉट नंबर, लास्ट स्क्रीनशॉट नंबर क्या था? कोई नहीं बताएगा। 34 था शायद, 34 नंबर। इसमें कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछिए। ये कल वाला पार्ट ही रिपीटेड है, जो भी इसमें पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिएगा। कल वाला पार्ट ही रिपीटेड है। 35 हो गया शायद। क्या होता है? ये शायद क्या होता है अभी? 35 हो गया था तो 36। नेक्स्ट 37 में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं अपने। 37 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिजर्वायर है, एक क्या अपने पास है? रिजर्वायर है। उस रिजर्वायर का सरफेस एरिया 5000 हेक्टेयर है। उसका टॉप वाटर सरफेस का एलिवेशन 213.42 है। किसी फिक्स किए हुए बेंचमार्क से, किसी एक डेटम से, किसी फिक्स किए हुए बेंचमार्क से और किसी एक डेटम से, किसी मंथ के दौरान वहां 10 सेंटीमीटर क्या हो रही है? रेनफॉल। 2.1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है वहां पर? सीपेज। और इवेपोरेशन हो रहा है 1.8 सेंटीमीटर।
पूरे महीने के दौरान 6 क्यूमेक का इनफ्लो वाटर आ रहा है, 6.5 क्यूमेक का आउटफ्लो वाटर जा रहा है। पूरे महीने के एंड में ये पूछ रहा है कि नया सरफेस एलिवेशन कितना होगा उसी डेटम के अबाउट। सरफेस एलिवेशन अबाउट सेम डेटम या सेम डेटम। हाँ, डेप्थ की वैल्यू क्यों नोट कर लिए देखो आउटफ्लो की जगह, क्योंकि अगर मुझसे चेंज इन स्टोरेज पूछता, इसी क्वेश्चन में क्या पूछता कि कितना स्टोरेज बढ़ा कितना कम हुआ, तब तो अपने सारी चीजों को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करते या वॉल्यूम में कन्वर्ट करके वाटर बजट इक्वेशन लगाते। यदि मुझसे स्टोरेज के बारे में कुछ भी पूछता तो सब सारे पॉइंट्स को, जितने भी फैक्टर्स हैं, सबको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते, फिर वाटर बजट इक्वेशन लगा देते। लेकिन यहां पर अपने पास क्या है, ये सब डेप्थ की टर्म में पूछ रहा है, नया सरफेस एलिवेशन पूछ रहा है। या तो वो एलिवेशन घटेगा या एलिवेशन बढ़ेगा, या तो वो एलिवेशन क्या होगा, घटेगा, या वो एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपने को डेप्थ की टर्म में होगा तभी तो एलिवेशन बना पाएंगे ना, उसका डेप्थ की टर्म में होगा तभी तो क्या कर अपने एलिवेशन बना पाएंगे। इसीलिए अपने वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डेप्थ में कन्वर्ट कर लिया है। वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर अपने एवरेज इनफ्लो आउटफ्लो से निकाल लिया नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो। और ये अपना 37 के बाद स्क्रीनशॉट नंबर है 38 नंबर, स्क्रीनशॉट नंबर 38। नेक्स्ट 39, जो भी अपने पास डिस्चार्ज आ रहा था उस डिस्चार्ज को टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम से मल्टीप्लाई किया और डिफाइन कर लिया कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटफ्लो हो रहा है। अब अपने चेंज इन स्टोरेज तो पूछा नहीं, चेंज इन सरफेस एलिवेशन पूछा है, तो सबको डेप्थ में कन्वर्ट करना होगा, एरिया से डिवाइड किया, डेप्थ में कन्वर्ट कर लिया। बाकी सब चीजें ऑलरेडी डेप्थ में ही गिवन है, बाकी सब चीजें क्या है, ऑलरेडी डेप्थ में ही गिवन है। तो नेक्स्ट अपने 40 नंबर में सब कुछ डेप्थ में गिवन थी, उन्हें पुट कर दिया और चेंज इन सरफेस एलिवेशन आ गया है पॉजिटिव। इस सिंबल का बहुत ध्यान रखना है, यही बताएगा कि चेंज होने पे एलिवेशन बढ़ा है या कम हुआ है। इसे नोट कर लो 39 को एक बार, ऋषिकेश 39 को नोट कर लो एक बार। कितने नंबर स्लीट की बात कर रहे हो दिलीप जाट, 39 या 38 की? 39 की बात कर रहे हो, 38 की? 39 नोट करो इसको एक बार आराम से। आते रहने चाहिए। चेंज इन स्टोरेज मतलब कितना स्टोरेज कम हुआ, कितना स्टोरेज बढ़ा। किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में स्टोरेज कम हुआ है या स्टोरेज बढ़ा है। नोट कर लिया 39। नेक्स्ट 40 को भी नोट करते जाओ।
1 मिनट के लिए 39 वापस सही है, कोई बात नहीं। थर्टी नाइन हो गया होगा ना सर? सहदेव, करण, सब लोग टाइम दे रहे हैं। 38 भी चाहिए, देखो इनको 10 सेकंड के लिए। साथ साथ समझते नहीं है, इधर उधर सोचते रहते हैं, ना सुनते हैं। कोई बात नहीं, डन डन डन, कोई बात नहीं। 39, 38, 10 सेकंड में 38 मिल जाएगा। ये लीजिए, नेक्स्ट आप 41 को नोट कर दीजिएगा। 40 था, नेक्स्ट हो जाएगा 41। अरे इतनी टेंशन मत लो, एक न्यूमेरिकल और भी करेंगे, वीडियो बाद में भी आपके पास ही रहने वाला है। ओके, मुझे लग रहा है काफी लोगों को छोटे छोटे कंफ्यूजन है किससे रिलेटेड, स्टोरेज और एलिवेशन से रिलेटेड। स्टोरेज और एलिवेशन से रिलेटेड अभी भी कंफ्यूजन है। डन। 42। एक क्वेश्चन और नोट करो, साथ साथ नोट करते जाओ। क्वेश्चन को मैं बहुत स्लो नोट करूंगा अभी। सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। 40 नहीं दिखाया, ये 40 तो था ना। दिलीप जाट, 40 ही तो था चौधरी जी। कोई बात नहीं। फोर्टी टू पे आ रहे हैं। 42 ये है। सरफेस एरिया ऑफ ए रिजर्वायर इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। In the May month, its volume या storage increase 16 million क्यूबिक मीटर। मई के महीने में इसका जो स्टोरेज है वो 16 मिलियन मीटर क्यूब क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब है पहले जितना वाटर स्टोर था उसमें इतना वाटर और आकर के स्टोर हो गया। पहले जितना वाटर स्टोर था उसमें इतना वाटर और आकर के क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। नेक्स्ट, इन दिस मंथ एवरेज inflow is 10 cubic and average outflow is 15 cubic। इस महीने में जो भी नदी के द्वारा, रिवर के द्वारा इनफ्लो हो रहा था वो क्या करता जा रहा है, अपने 10 क्यूमेक हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 क्यूमेक हो रहा है। Next, in this month, in this month, in this month,
total rainfall is 10 centimeter and seepage loss is 2.6 centimeter. Determine rate of evaporation in this month, या कह सकता हूं determine average rate of evaporation. Determine average rate of evaporation. औसत कितनी रेट से इवेपोरेशन होगा, पर डे क्या रेट रहेगी पूरे महीने में. गिवन क्या क्या है, रिजर्वायर का एरिया गिवन है, चेंज इन स्टोरेज कितना स्टोरेज बड़ा है वो वैल्यू गिवन है, उसके साथ साथ उसमें ये गिवन है कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, सीपेज गिवन है, रेनफॉल गिवन है. अपने को पता करना है कि इस महीने में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा. यही था वाटर बजट इक्वेशन से इवेपोरेशन का मेजरमेंट. मनमोहन सिंह कह रहे हैं सर जेई के एग्जाम में सिर्फ एसएससी जेई में मेंस होता है कि किसी और में भी होता है? नहीं दोस्त, और जितने भी एग्जाम है स्टेट जेई वगैरह और किसी में भी मेंस नहीं होता है. आईएन के ऑल स्टेट एग्जाम में मेंस का एग्जाम लगता है. जेई में ओनली एसएससी जेई में मेंस का एग्जाम है होता है. आरआरबी में भी नहीं होता है. आरआरबी में 2 एग्जाम होते हैं प्री मेन, पर दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं. बहुत सारे स्टेट में देखो एसएससी में प्री मेन है, एसएससी ऑब्जेक्टिव और मेंस जो है कन्वेंशनल होता है. बाकी सब में अगर 2 एग्जाम भी है तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं. दोनों एग्जाम कैसे रहते हैं, दोनों एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, प्री की बजाय मेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है. प्री को स्क्रीनिंग रख दिया जाता है और मेंस को सिलेक्शन रख दिया जाता है. तो स्क्रीनिंग टेस्ट काफी इजी होता है और जो आगे मेंस जो बनता है वो क्या हो जाता है, काफी टफ होता है. क्लियर, मेंस जो बनता है वो क्या हो जाता है, काफी टफ हो जाता है. मनमोहन सिंह, अब अपने को क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, इवेपोरेशन पूछ रहा है अपने से. सबसे पहले तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि चेंज इन वॉल्यूम दिया है, स्टोरेज दिया है, तो सब चीजों को किस में कन्वर्ट करना होगा मुझे, वॉल्यूम में. या फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं भी करें तब भी अपने इसको सबको डेप्थ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन की डेप्थ पूछी गई है. तो आप चाहो तो इसे वॉल्यूम से कर दो, आप चाहो तो इसे डेप्थ से कर दो. मेरा यह मानना है कि डेप्थ से करना ज्यादा सही रहता है. वॉल्यूम में कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. कुलदीप कुमार, पीएचडी के एग्जाम में लास्ट जो एग्जाम का अपना पैटर्न था, राजस्थान के पीएचडी के एग्जाम का लास्ट जो पीएचडी का एग्जाम हुआ था अपना, वो हुआ था 2015 में. उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ. उसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे और 20 क्वेश्चन जीके प्लस रीजनिंग था. मैं एक बार के लिए थोड़ी नजर डालता हूं पूरे स्टेट एग्जाम पे. जितने एग्जाम आज तक स्टेट में अब तक लगे हैं 2010 के बाद, 2010 के बाद जितने भी एग्जाम लगे, 2 मिनट के लिए सुन लो, फिर क्वेश्चन तो सोल्व करना ही करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो करना ही करना है. ये बात स्पेशल हो रही है किसकी, राजस्थान की वैकेंसी की. राजस्थान में सबसे पहले एक वैकेंसी हुई थी 2010 में. किसमें हुई थी, स्वायत्त शासन विभाग, जिसको अपने नगर निगम, नगर पालिका इनमें कहते हैं. ये वैकेंसी परसेंटेज बेस्ड थी. सीधे ही डिप्लोमा की मार्कशीट लाओ, परसेंटेज दिखाओ और सिलेक्शन लो. सेम यही वैकेंसी 2012 में इस डिपार्टमेंट में रिपीट हुई थी, परसेंटेज बेस. उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी थी 2012 में एक अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट की. सीटें थी टोटल इसमें 121. इसका लगा था एग्जाम. इससे पहले एग्जाम बहुत ही रेयरेस्ट होते थे. इसमें 100 क्वेश्चन तो थे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के. बहुत ही इजी पैटर्न था, एकदम सही था.
100 के 100 क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से या फिर एकेडमी की बुकलेट से आए थे, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें से। क्लियर? उस टाइम ज्यादा कोचिंग का था नहीं। अगर बात करूं मैं 2013 की, 13, 15, 14 के बाद सीधी 15 में वैकेंसी आई थी पीएचईडी में, 500 प्लस सीटें थी। इसने क्या किया था, इसने भी एग्जाम करवाया था। क्या पैटर्न था, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के और 20 क्वेश्चन में राजस्थान जीके भी डाली थी इसने, हिंदी भी डाला था, कंप्यूटर भी था और रीजनिंग भी थी। ये पैटर्न बनाया था। अगर एक नजर इनकी मेरिट पे डाल दें, इस एग्जाम में मेरिट थी लमसम जनरल की 75% के आसपास। इसमें आते आते वही मेरिट 83% हो गई थी। मैं सिर्फ जनरल की टॉप मेरिट की बात करूंगा, इसकी थी 56 नंबर, सॉरी इसकी 56 नहीं थी, इसकी मेरिट थी, ये तो 150 नंबर का था ना, अबाउट 80 प्लस थी, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में नहीं है। इसकी थी 56 नंबर जनरल की टॉप मेरिट। एग्जाम, यहां तक एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं था, एग्जाम बहुत इजी हुआ करते थे। जस्ट अपने एंटर किए 2016 में, 2016 में फिर वैकेंसी आई एक WRD की, 355 सीटें थी, एग्जाम लगा था, 80 क्वेश्चंस थे इसमें टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन थे इसमें राजस्थान जीके के, और मेरिट जो गई थी टॉप मेरिट 83 नंबर जनरल की। फिर अपने एग्जाम पैटर्न, अब नेक्स्ट जो एग्जाम पिछले दिनों दिसंबर में हुआ था, जो 2019 की वैकेंसी थी, और 6 दिसंबर को एग्जाम लगा है 2020 में, याद आवत कुछ 2020 की वैकेंसी थी, सॉरी स्टार्टिंग टाइम में आई थी 19 या 2020, 6 दिसंबर को एग्जाम लगा था। इसका भी पैटर्न ये था, इसमें सीटें कितनी थी ये मेरे ध्यान में नहीं है, इसमें भी 80 क्वेश्चन थे टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। फाइनल मेरिट इसकी 100 प्लस जाने वाली है। ये 2020 की वैकेंसी थी, 100 प्लस जाने वाली है। ये जो अपना एग्जाम है, अभी इसका पूरा सिस्टम क्या है, पेंडिंग है रिजल्ट वगैरह, और अपने डिपार्टमेंट में अपकमिंग क्या क्या है। अपकमिंग एक पीएचईडी है, पीडब्ल्यूडी है, पर काफी लेट है, अभी इसका कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है कब होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है एक पंचायती राज भी है, परंतु ये अभी भी उलझन में है कि परमानेंट लें कि कॉन्ट्रैक्ट पे लें। नहीं, डिपार्टमेंट में नहीं देखना है, ये इंटरनल न्यूज रहती है। ड्राफ्ट वगैरह जो बनता है डिपार्टमेंट के लोगों का, उनकी इंटरनल ये खबर रहती है। अपकमिंग ये लेटेस्ट है, ये अपने पास बहुत जल्द ही आने वाली है, जबकि पीडब्ल्यूडी है ये बहुत लेट है। अभी डिपार्टमेंट में इसकी हलचल चल रही है, गवर्नमेंट अप्रूवल दे नहीं दे। और जो पंचायती राज है, अभी ये नहीं पता कि संविदा पे लगाएंगे 2-3 साल के लिए या परमानेंट करेंगे, ये भी कंफ्यूजन चल रहा है। पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैकेंसी निकाली भी थी, बाद में कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने की वजह से नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। नोटिफिकेशन क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। नेक्स्ट एक वैकेंसी अपनी और है जो नगर निगम की अनाउंस है। अब इसमें यह कंफ्यूजन है कि परसेंटेज बेस कराएं या एग्जाम करवाएं, किससे करवाएं, ये राजस्थान की। इन सारी वैकेंसीज में यूपी वाले जनरल के कोटे पे अलाउ है 100%। जनरल की जितनी सीटें हैं जनरल की मेरिट पे अलाउ है। मनमोहन सिंह कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पंचायती राज में जो नरेगा में लगे हुए जयन है, 13,000 रुपए प्लस उनको खर्चे दिए जाते हैं, कुछ वो ऊपर से कमा लेते हैं, वो वाले लोग हैं। हाँ, ये पीडब्ल्यूडी 2020 के अलावा आएगी, पहले वाली नहीं है, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है, पर लेट है, अभी कुछ हलचल नहीं है बाजार में इसकी कुछ भी। सिर्फ डिपार्टमेंट को जरूरत है, वो धीरे धीरे मीटिंग्स में इन बातों को उठा रहा है कि हमें जयन चाहिए, हमें जयन चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर नहीं होता मनमोहन सिंह, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 महीने साल 2 साल 3 साल इतने टाइम का, उसके बाद निकाले रखे वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है। आरआरबी की पूरी अलग गणित है संदेवकरण, आरआरबी की पूरी अलग गणित है। क्लियर। अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट पर। क्वेश्चंस को एक बार के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या था अपने पास कि सरफेस एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर था, चेंज इन वॉल्यूम ये था। पहले मैं सब चीज को डेप्थ में कन्वर्ट कर लूं क्या, ये सबको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूं, या तो सबको डेप्थ में कर लो या कर लो। हाँ, यूपी के जितने भी कैंडिडेट है, यूपी के चाहे बिहार के, राजस्थान में जनरल कोटे पे सबका वेलकम है। जनरल की जितनी सीटें हैं, जनरल की जो मेरिट है, उस पे सबका वेलकम है। हाँ, भी जनरल बेस पे ले रहे हैं भाई। डेप्थ 80 आ रही है कि नहीं आ रही वो भी देखेंगे। अब अपने देखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। सबसे पहले तो अब वापस क्वेश्चन में आ जाइए भाई, फिर वापस बैक स्लाइड की डिमांड करोगे। मैं बहुत धीरे धीरे इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। जो अपने पास इसका गिवन सरफेस एरिया है वो कितना है, वो है 20 मल्टीपल 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर था, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में। कारण इस बार हेक्टेयर नहीं है, किलोमीटर स्क्वायर है। इस बार हेक्टेयर नहीं है, क्या है, किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर। दूसरी बात, इसका सरफेस एरिया मुझे पता है और मुझे क्या पता है, चेंज इन वॉल्यूम। ध्यान रखना, इसको सिंबल साथ लेकर के चलना, पॉजिटिव। 16 मल्टीपल 10⁻⁶ मीटर क्यूब, यही तो है। 16 मल्टीपल 10⁻⁶ मीटर क्यूब। करंट चेंज करो अपने स्टेटमेंट को, 10⁻⁶ करो। और उसकी बात, इसकी वजह से चेंज इन एलिवेशन क्या होगा, इसकी वजह से चेंज इन एलिवेशन क्या होगा, इस स्पेशल पॉइंट की वजह से चेंज इन एलिवेशन क्या होगा। तो सीधी सीधी बात अपने जानते हैं, जब भी मुझे डेप्थ चाहिए चेंज इन एलिवेशन में, तो वॉल्यूम अपॉन में एरिया। वॉल्यूम पॉजिटिव चेंज हुआ है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव चेंज हुआ है तो नेगेटिव रखेंगे। इज दैट क्लियर है। तो ये अपने को मिल रही है, वॉल्यूम मिल रहा है 16 मल्टीपल 10⁻⁶ और ये मिल रहा है 20 मल्टीपल 10⁻⁶। पॉजिटिव कितना चेंज हो जाएगा, पावर 6 से पावर 6 तो अपनी डायरेक्ट ही कैंसिल हो गई। 16 मल्टीपल 20, रिजल्ट कितना मिलेगा, 1.25। एरिया अपॉन वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया डेप्थ के लिए 0.8 मीटर। क्या मिल गया अपने को, 0.8 मीटर। ध्यान रखना, ये नेगेटिव दे रखा है कि पॉजिटिव दे रखा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। मंथ इन स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, जो कि एकदम सही है। ये था अपना एलिवेशन। रेनफॉल कितना है इस महीने में, रेनफॉल है इस महीने में 10 मल्टीपल 10⁻⁻² मीटर। सीपेज कितना है इस महीने में, सीपेज कितना है, देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, सीपेज कितना है, ये लीजिए जी 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, 2.6 सेंटीमीटर सीपेज है। तो ये लीजिए जी 2.6 मल्टीपल 10⁻⁻² मीटर। इवेपोरेशन, ई मीटर नहीं पता अपने को, लगा दे इक्वेशन। चेंज इन एलिवेशन इज इक्वल टू मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। चेंज इन एलिवेशन अपने पास मिल रहा है 0.80, जो कि गिवन है। इनफ्लो में रेनफॉल है ओनली, अरे एक मिनट, एक चीज तो अपने भूल ही गए ना, इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट करना तो भूल ही गए, कुछ डाटा तो अपने पास और अभी बाकी है।
तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है यहां तक आ गया अपने, ये क्या ले आए अपने बीच में, ओके ये था इवेपोरेशन था। ये चीज अपने भूल गए हैं कि एवरेज इनफ्लो हो रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का, एवरेज आउटफ्लो हो रहा है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड का। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय नेट आउटफ्लो पे कैलकुलेशन कर दें, दोनों को अलग अलग करने की बजाय क्या कर दें अपने, नेट आउटफ्लो पे कैलकुलेशन कर देते हैं। नेट आउटफ्लो 15 माइनस 10 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 15 माइनस 10 है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इतनी रेट से कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर कितना हो जाएगा, मुझे तो डेप्थ में कन्वर्ट करना है ना। वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर, सीधा सीधा वही कंसेप्ट अपना, डिस्चार्ज मल्टीपल टाइम। कितने दिन होते हैं मई के महीने में भाई, डिस्चार्ज है 5 मीटर क्यूब का, 30 मल्टीपल 24 मल्टीपल 24 सॉरी 60 मल्टीपल 60, 30 होते हैं 31 होते हैं, तो क्यों 30 करें फिर 31 करें ना, 31। ये मिल गया मेरे पास मीटर क्यूब में वॉल्यूम। ये डिस्चार्ज था और इसको इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में कन्वर्ट करके। डेप्थ ऑफ आउटफ्लो वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम इज एन 5 मल्टीपल 31 मल्टीपल 24 60 60 अपॉन 20 मल्टीपल 10⁻⁶ 1339200। नहीं डेप्थ बताइए ना, डेप्थ बताइए। तो आपने ये वाली कैलकुलेशन कर दी 1339200 मीटर क्यूब, डेप्थ विल बी 0.6696 0.6696 मीटर। अब सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, आउटफ्लो इनफ्लो का बैलेंस भी आ चुका है, रेनफॉल भी हो चुका है, चेंज इन स्टोरेज, सब कुछ डेप्थ में हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ को डेप्थ में करो या सब कुछ को वॉल्यूम में करो, वॉल्यूम में करने से कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाती है, वॉल्यूम में करने से क्या हो जाती है, कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट, चेंज इन एलिवेशन change in elevation is equal to mass inflow minus मास आउटफ्लो। देखो इनफ्लो आउटफ्लो में पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो अपने अलग अलग दोनों को नोट कर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना है, वो चेंज इन एलिवेशन में लेके चलना है, और चेंज इन एलिवेशन था अपना पॉजिटिव 0.80। इनफ्लो में कौन कौन था, रेनफॉल 10 मल्टीपल 10⁻⁻²। आउटफ्लो में कौन कौन था, आउटफ्लो वाटर ये रहा 0.6696 0.6696, एक इवेपोरेशन और एक सीपेज 2.6 मल्टीपल 10⁻⁻²। सब कुछ में गिवन है, ओनली बचा कौन है, इवेपोरेशन। पूरी इक्वेशन में एक ही डिजिट तो है, डिक्रीज है तो नेगेटिव लगाएंगे, पर सारे एक साइड रखिए ना, इनफ्लो आउटफ्लो, तो फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। सिर्फ चेंज इन एलिवेशन नेगेटिव है पॉजिटिव, इस सिंबल का ध्यान रखना है, सिर्फ इस सिंबल का करना है, ध्यान रखना है। ओके, ये माइनस करो ना। हाँ, अब बताओ मुझे,
0.0044। हम इवेपोरेशन है तो माइनस आएगा ना, कोई बात नहीं। इवेपोरेशन है तो माइनस सिंबल में आएगा, कोई समस्या नहीं है। इस सिंबल की बात की कोई टेंशन नहीं है अपने को। अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो, कोई बता रहा है 0.0044, कोई बता रहा है 0.7929, कोई बता रहा है 1.39। क्या अलग अलग ब्रांड की केएलसी यूज करते हो क्या आप लोग? कोई चाइनीज कैलकुलेटर तो नहीं ले रखा किसी ने? सेम आना चाहिए ना रिजल्ट, तो डाटा सेम है तो एकदम रिजल्ट सेम आना चाहिए ना, डाटा सेम है तो। बताइए ना मुझे। 1.3956 मीटर, ये रिजल्ट कुछ हद तक मैच कर रहा है। 1.3956 मीटर, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएम में कन्वर्ट कर लूं, 1395.6 mm। ये था पूरे मई महीने का इवेपोरेशन। अपने को चाहिए रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन अपॉन टाइम। टाइम किस में? डेज में। तो वैल्यू आ रही अपनी 1395.6 अपॉन 31। 139561। अरे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव से। इवेपोरेशन में सिंबल मत लगाओ तभी वो नेगेटिव है। रिजल्ट आ गया 45.01 mm पर डे। एक दिन में इतने mm वाटर इवेपोरेटेड हो जाएगा। इतने दिन में इतने mm वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेटेड हो जाएगा। कर सकते हो सभी लोग इसको? कौन सा पॉइंट, ऐसी कोई पॉइंट, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो समझ में नहीं आया हो? दिनेश, मनमोहन, शुभम, ऑल क्लियर? मनमोहन थैंक यू। और कोई? ओके 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 ओके। ऋषिकेश, इसका मतलब अपने वाटर बजट इक्वेशन से भी इवेपोरेशन मेजर कर सकते हैं। मेयर इक्वेशन से भी इवेपोरेशन मेजर कर सकते हैं। वाटर बजट इक्वेशन से भी कर सकते हैं और मेयर इक्वेशन से भी कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट फिर। 42 नंबर पे तो अपना क्वेश्चन था, ये तो आप नोट कर चुके हो। 42 नंबर पे तो अपना क्वेश्चन था, ये तो आप नोट कर चुके हो ना एकदम? या इसमें भी कोई सस्पेंस है अभी भी? डन। 43 प्री में वाटर बजट इक्वेशन से नहीं पूछता है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स इफेक्टिंग पूछता है। जो 7 फैक्टर पढ़े थे वो पूछेगा। प्री में क्या पूछेगा? इसके 7 है, जो फैक्टर्स है पढ़े हैं वो पूछेगा। एक बार इसको बता दें, एरिया दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया है, तो चेंज इन एलिवेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया। रेनफॉल का एलिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, सीपेज का दिया हुआ है, इवेपोरेशन तो अपने को मेजर करना ही है, एवरेज इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है, तो उसको भी एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसे भी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? अपने एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली।
डन। 43 हो गया है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप 44 में। इवेपोरेशन की वैल्यू डिफरेंस आ रही है तो कैलकुलेशन खुद को चेक करनी है भाई। कैलकुलेशन के लिए मैं 1% भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। नोट हो गया ये। अब ये कैलकुलेशन खुद करेंगे भाई। चेक कैलकुलेशन। 44 के बाद 45, 44 के बाद 45। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेक कर दें। ये लीजिए जी बेक। जिसने बेक का कहा था वो नोट कर पाए एक बार। लास्ट ये था अब तक अपने इवेपोरेशन को मेजर करने के दो तरीके। इवेपोरेशन माइनस आए प्लस आए, वैल्यू प्लस लेनी है। माइनस ये दर्शा रहा है कि ये एलिवेशन कम हो रहा है, क्योंकि अपने चेंज इन एलिवेशन में फॉर्मूले में पुट किया है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि इसकी इवेपोरेशन की वजह से जो एलिवेशन है वो डाउन जाएगा, वो कम होगा। अपने इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस दोनों ही है तो भी अपने माइनस ही मानेंगे और उसको नोट कर देंगे। क्लियर। 1.3956 आ रही है। 1.3956 सही है, तो यही तो रिजल्ट था। इसको एमएम में कन्वर्ट कर दिया बस। नेक्स्ट, अब अपने दो तरीके से इवेपोरेशन का मेजरमेंट किया। आपने दो तरीके से क्या किया, इवेपोरेशन का मेजरमेंट किया है। फर्स्ट अपने इवेपोरेशन को मेजर किया मेयर इक्वेशन से, पर मेयर इक्वेशन में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या टफनेस थी, कैसे वो हार्ड था, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर मेजर करना बहुत टफ है। सैचुरेटेड और एक्चुअल वेपर प्रेशर मेजर करना क्या बहुत ही टफ है। तीसरे नंबर पे अपने बात करें, दूसरे नंबर पे वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगी जब अपने पास इनफ्लो, आउटफ्लो, चेंज इन स्टोरेज, सीपेज, रेनफॉल, सारी हाइड्रोलॉजिकल वैल्यू हो अपने पास, सारी की सारी हाइड्रोलॉजिकल वैल्यू हो।
मेजरमेंट ऑन द फील्ड कैसे करते हैं नंबर 3 पे? मेजरमेंट ऑन दी फील्ड, या इसको बोल देते हैं अपने पेन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑन द फील्ड या फिर पेन मेजरमेंट ऑन द फील्ड evaporation measured by following स्टैंडर्ड पेन। कुछ अपने पास स्टैंडर्ड पेन है, उनके माध्यम से अपने ऑन द फील्ड मेजर कर सकते हैं। पेन का अर्थ क्या है? कोई अपने फिक्स माप का एक कोई पेन बर्तन बना रखा है, एक कोई बॉक्स बना रखा है किसी मेटल का, उस बॉक्स के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, वाटर को फिल कर रहे हैं, कितनी डेप्थ डिक्रीमेंट हो रही है ये अपने डायरेक्ट रीडिंग की फॉर्म में नोट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो अपना पेन है वो है क्लास ए पेन। क्लास ए पेन, बेटा क्लास ए पेन जो होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है, इट्स developed by Weather Department USA. It's developed by Weather Department USA. It's made of वहां इसे किसका बनाया गया था? इट्स मेड ऑफ अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन शीट। अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन शीट किस लिए बनाया गया था? ताकि वहां के क्लाइमेट, वहां के सिस्टम और वहां की जो एनालिसिस स्टैंडर्ड थी उसमें जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का इफेक्ट आए उसे कम करने के लिए, उसे ना के बराबर करने के लिए, या उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए, कितना अधिक या कितना कम आ रहा है। वैल्यू पता होगी तो करेक्शन लगा देंगे, वैल्यू पता होगी तो करेक्शन क्या कर देंगे, लगा देंगे। कैसा होता है ये पेन? देखो ये एक इस तरह का बॉक्स रहता है, यही तो है ये पेन। ये किस तरह क्या रहता है? बॉक्स रहता है जिसका डायामीटर जो है, इसका जो डायामीटर है वो रखते हैं अपने 1210 mm। इसका डायामीटर कितना रखते हैं? 1210 mm। इसकी जो डेप्थ है वो रखते हैं 255 mm। इसे एक स्टैंड पे रखा जाता है हमेशा ही। इसे एक स्टैंड पे रखा जाएगा, इस तरह के स्टैंड पे रखा जाएगा। स्टैंड से इसकी जो हाइट है वो रखी जाती है 150 mm। स्टैंड में इसकी जो हाइट है क्या रखी जाती है? 150 mm। ये क्या रहता है? अपने आप पे एक इसका स्टैंड रहता है। इस स्टैंड को लगाने का पर्पज क्या है? इस स्टैंड को लगाने का पर्पज है फ्री एयर सर्कुलेशन। इसमें से आर पार एयर का एकदम फ्री मूवमेंट हो सके, जितना इवेपोरेशन होना है वो एक्चुअल में उतना इवेपोरेशन हो सके, उतना एकदम इवेपोरेशन हो सके। दूसरी बात करें अपने, तो इसमें फिल रहता है वाटर, बिल्कुल टॉप तक क्या कर देते हैं, इसे फिल कर देते हैं। इस तरह इसमें वाटर फिल कर दिया।
एक फिक्स टाइम लिया टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, एक फिक्स टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितनी डेप्थ इसकी डिक्रीज हो रही है। एक फिक्स टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में टॉप से कितनी डेप्थ डिक्रीज हो रही है उसे नोट कर लिया mm पर डे में, और वही mm पर डे क्या कहलाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन। वही mm पर डे क्या कहलाएगी अपनी, रेट ऑफ इवेपोरेशन। कि एक दिन में कितनी डेप्थ क्या हो रही है इसकी, कम हो रही है, किस रेट से डेप्थ डाउन हो रही है, वाटर टॉप सरफेस वाटर इवेपोरेटेड हो रहा, वही डेप्थ को क्या नोट कर लिया mm पर डे में, रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या नोट कर लिया इसे, रेट ऑफ इवेपोरेशन। सब लोग क्लास ए पेन को पहले नोट करेंगे। स्लाइड नंबर थी अपनी ये 46, सब लोग पहले इसे नोट करेंगे। हैदेवकरण आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। एक बार रिपीट कर देता हूं, ये वेदर डिपार्टमेंट यूएसए ने बनाया है, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अरे पेन का फुल नेम है, ये कोई बात नहीं है, कोई नहीं पूछता इसको। पेन का ये फुल नेम है, इसे जनरली कोई भी नहीं पूछेगा। और ये जो पेन है ये बना हुआ किससे है, गैल्वेनाइज आयरन शीट से बना हुआ है। ये जो पेन है किससे बना हुआ है, गैल्वेनाइज आयरन शीट से बना हुआ है। और किस तरह का होता है ये पेन, ये पेन अपने इस तरह का एक मेटल का बना होता है। कैसी मेटल होती है, अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। कैसी होती है, अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। क्यों कहते हैं भाई देख करण इसको, जो भी आप इसका नाम बता रहे हो, प्रॉक्सीकेटाइल नाइट्रेट, क्यों कहते हैं इसको, रीजन भी बताओ फिर प्लीज, इसका रीजन भी तो बताओ। रीजन भी तो बताओ ना इसका, मैं वेट कर रहा हूं देवकरण। सहदेवकरण, संदेवकरण, क्या नाम क्या है, संदेवकरण। हाँ, इसका जो डायामीटर है, ये जो टॉप सरफेस इसका टॉप का डाया 1210 mm रखा जाता है। डेप्थ इसकी 255 mm रखी जाती है। डेप्थ कितनी रखी जाती है, 255 mm। इसको बॉटम में एक स्टैंड पे रखा जाता है, जिस स्टैंड की हाइट 150 mm होती है। इस स्टैंड का जो पर्पज है वो फ्री एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करना होता है। इसका पर्पज क्या रहता है, फ्री एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करना होता है। देवकर ने क्या किया है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बोनेट फ्रॉम द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेटेड पेन। कारण इतनी डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, सिर्फ इसके एक बार फुल नेम को याद कर लो बस, प्रॉक्सीकेटाइल नाइट्रेट, प्रॉक्सीकेटाइल नाइट्रेट। अभी मैं नेम भी नोट कर दूंगा दूसरे में, कोई बात नहीं, अच्छे से डिटेल से। चलो अब अपने बात करें तो पूरे डेप्थ में पानी भरा हुआ है, नोट करना है एक दिन में कितने mm डेप्थ डाउन हो रही है। वही डाउन होने वाली रेट क्या कहलाएगी अपनी, रेट ऑफ इवेपोरेशन। पेन के इनसाइड में वाटर ही तो होगा ना दोस्त, पेन के इनसाइड में वाटर ही तो होगा। दूसरे नंबर पे अपना जो आता है वो आता है ISI स्टैंडर्ड पेन। ISI स्टैंडर्ड पेन। अब इस पेन की फुल फॉर्म नोट कर देते हैं भाई। सर ये बर्तन वाला पेन, हाँ अरे
बर्तन वाला पेन ही है। पेन नाम दिया स्पेशल इसको क्योंकि ये कुछ गैसों से रिएक्ट करता है, बहुत सारी चीजें इसमें अपने को साथ में लेकर के चलनी पड़ती है। पेन को बोलते हैं पिरोक्सी एक्टाइल नाइट्रेट। अब बात करते हैं अपने इसमें सेकेंडरी पॉइंट टू पॉइंट। चलो एग्जाम के पॉइंट पे आ जाओ वापस, पीएचडी नहीं करनी अपने को पेन को। क्या आईएसआई स्टैंडर्ड पेन, इट्स मेजर एक्यूरेट इवेपोरेशन, इट्स मेजर एक्यूरेट इवेपोरेशन कंपेयर टू अदर पेन। दूसरे जितने भी पेन अपने को पढ़ने हैं उन सब के कंपेयर में ये सबसे अधिक एक्यूरेट इवेपोरेशन को मेजर करता है। जितने पेन अपने को पढ़ने उन सब के कंपेयर में क्या करता है, ये सबसे अधिक एक्यूरेट इवेपोरेशन को मेजर करता है। इट्स मेड ऑफ बाय 0.9 mm thick कॉपर शीट। ये किससे बना होता है? 0.9 mm थिक कॉपर शीट से बना होता है। ये आईएसआई जो स्टैंडर्ड जो अपना क्लास ए पेन था उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। बस चेंज क्या किया गया है इसमें चेंज किया गया है कि जो अपना पेन इस तरह बना हुआ था उसकी मेटल चेंज कर दी है। मेटल सिलेक्ट कर ली है अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। मेटल अपने किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली है? अपने ही क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मेटल को क्या कर दिया, अपने सेट कर दिया। वही अपने वापस इसमें प्रोवाइड किया है स्टैंड की हाइट उतनी की उतनी ही 150 मीटर। इस पेन का सिर्फ क्या चेंज किया है, अपने डायामीटर 10 mm डाया इसका क्या कर दिया, कम कर दिया। इसकी जो डेप्थ है वाटर की वो उतनी की उतनी रखी है 255 mm। ये स्टैंड क्यों प्रोवाइड किया है? यहां पर भी ये स्टैंड फ्री एयर सर्कुलेशन के लिए ही प्रोवाइड किया है। यहां पर भी किस लिए प्रोवाइड किया है? फ्री एयर सर्कुलेशन के लिए। आईएसआई का मतलब है यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ब्रैकेट में लिखा है प्रोक्सीकेटाइल नाइट्रेट। प्रोक्सी नाइट्रेट। ये पेन की फुल फॉर्म होती है एक्चुअल में, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आईएसआई का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट पेन। दूसरी बात करें, इसमें भी उसी तरह से क्या फिल है, वाटर फिल है। इसमें भी उसी तरीके से वाटर फिल है। यहां भी अपने को देखना है कि टॉप से किस रेट से डेप्थ डिक्रीमेंट हो रहा है। अपने क्लाइमेट और अपने स्टैंडर्ड में ये सबसे एक्यूरेट माना जाता है। हाँ, डायमीटर सेम नहीं होता है, उसका 1220 mm रहता है, इसका 1210 mm रहता है। सॉरी, इसका उसका 1210 था ना, एक मिनट रुकिए, वो 1210 mm था। इसका डायमीटर अपने बढ़ा दिया है, इसका डायमीटर कर दिया है 1220 mm और डेप्थ उतनी की उतनी है। डायमीटर क्या कर दिया है 1220 mm, 10 mm डाया इसका बढ़ा दिया है। हालांकि इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या? डाया बढ़ने से रेट चेंज होगी?
कुलदीप कुमार, डाया चाहे 1500 को ले ले, रेट वो की वही रहेगी ना, इसलिए डाया का कोई ज्यादा रोल नहीं है। डेप्थ से जरूर चेंज होगी, ध्यान रखना, डेप्थ से जरूर चेंज होगी, इसलिए दोनों की डेप्थ क्या है, 255 mm ही है, 255 mm। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये अपने आप में एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप में क्या है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। 1220 फर्स्ट का डाया 1210, सॉरी फर्स्ट का डायमीटर 1210, ये देख लो 1210 नोट किया हुआ है ना, सेकंड का 1220। ये थे दो अपने इंडियन स्टैंडर्ड का पेन। 150 mm स्टैंड है दोस्तों, 150 mm है, जिस स्टैंड पे इसे रखा गया है वो वुडन का स्टैंड 150 mm का है। नंबर थर्ड, एक पेन अपने और काम में लेते हैं। नंबर थर्ड, कोलोराडो संकन पेन। देखो इसने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, हालांकि इंडियन स्टैंडर्ड के इक्वल इसकी एक्यूरेसी नहीं मिल पाई, इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है कि जो पेन अपने लैब में था उसे लैब में नहीं रख के अपने क्या किया, यहां ले आए। ध्यान से सुनते जाना एक बार। इसने डाया की बजाय सरफेस एरिया टर्म यूज की और 920 mm स्क्वायर रखी। ये कोई भी आसानी से इसका एरिया डाया बदल सकता है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन पे, कोई भी इफेक्ट इसका नहीं आता है किस पॉइंट पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। अब उसने क्या किया, ये जो तो डेप्थ थी इसकी, एरिया के बाद जो इसकी डेप्थ थी वो डेप्थ इसकी रख दी 460 mm। कितनी रख दी, 460 mm। इस 460 mm में से उसने 410 mm ग्राउंड में पेनिट्रेट करा दी, ताकि उसे सेम वैसा ही इन्वायरमेंट मिल सके जैसा कि बाहर मिलता है। 50 mm इसकी डेप्थ को ऊपर रख दिया और ग्राउंड लेवल तक उसमें क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। किसका बनाया इसने भी इसे, मेड ऑफ किसका है ये भी अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का है। ये भी किसका है, अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का है। नेक्स्ट, हाँ संकन। ये कलर दिखाई नहीं देता ना। एरिया 920 mm स्क्वायर, 920 mm स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें अपने इसमें, तो ये भी सेम उसी तरीके से इवेपोरेशन को मेजर करके बताता है कि यहां से कितनी डेप्थ क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुई है, इस पॉइंट से किस रेट से डिक्रीमेंट हुआ है, E = mm पर डे। एक स्टेटमेंट नोट कर सकता हूं मैं, इन दिस पेन रेडिएशन एंड aerodynamic effect same as open pond, so its measure near value of pond या रिजर्वायर। इसमें भी दोनों इफेक्ट जो है, सन के द्वारा आने वाले रेडिएशन का और दूसरा आने वाला एरोडायनेमिक का, हवा की स्पीड का,
दोनों इस पे सेम उसी तरह लगेंगे जैसे पौंड में लगते हैं, सेम उसी तरह लगेंगे जैसे किसमें लगते हैं, पौंड में लगते हैं। और दूसरी बात करें तो इसीलिए इसका रिजल्ट भी ओरिजिनल जो नेचुरल अपना है सिस्टम है उसके नियर बाई मिलता है, उसके क्या मिलता है, नियर बाई मिलता है। अरे वो कंपाउंड था, उसको डिस्कस नहीं करना है, नहीं आता वो एग्जाम में, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, इसमें मत कंफ्यूज हो। AK717575 ये लो, इसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, ये लीजिए जी, किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। अब तो ठीक है, खत्म करो इस बात को। अब ठीक है, नेक्स्ट ये था अपना कोलोराडो संकन पेन। कोलोराडो संकन पेन किसका बना होता है, कोलोराडो संकन पेन जो है वो भी अपना किसका बना है, अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन शीट का बना हुआ है। इसने क्या किया, 410 mm जमीन में पेनिट्रेट करा दिया ताकि नीचे की सोइल भी तो पॉन्ड की तरह इसके संपर्क में रहे, पॉन्ड में भी तो वाटर के सोइल संपर्क में रहती है, ऊपर से हवा और सनलाइट का इफेक्ट भी क्या है, एकदम बिल्कुल आए, हवा और सनलाइट का इफेक्ट भी क्या है इसमें एकदम है वही आए जो ओरिजिनलिटी में आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके इवेपोरेशन वैल्यू भी ओरिजिनल इवेपोरेशन वैल्यू के नियर बाई ही मिलती है। इसकी इवेपोरेशन वैल्यू क्या मिलती है, ओरिजिनल जो अपना इवेपोरेशन है उसके नियर बाई ही मिलेगी। तो इसी बात से आगे मैं एक पॉइंट डिसाइड कर सकता हूं, एक नोट डाला जा सकता है, एक नोट इसमें पढ़ा जा सकता है कि लैक इवेपोरेशन, लैक का मतलब है ओरिजिनल, या इसको कह सकता हूं पॉन्ड कह सकता हूं, रिजर्वायर कह सकता हूं, ये सीधी सीधी बात है। इसे लेक भी कहा जा सकता है, पॉन्ड भी कहा जा सकता है, रिजर्वायर भी कहा जा सकता है। इवेपोरेशन इज इक्वल टू पेन इवेपोरेशन। क्या ये बात सही है? दोनों बराबर मिलेंगे क्या? पेन तो अपनी लैब में रखा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं तीनों में से कौन से पेन को एग्जाम में सिलेक्ट करने की बात करूं तो इंडियन स्टैंडर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे, ISI स्टैंडर्ड पेन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर्ड है उसे सिलेक्ट करेंगे। बराबर कभी भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए डेवलप कर लिया गया मल्टीपल पेन कोफिशिएंट CP, पेन कोफिशिएंट CP। इसे क्या कह सकता हूं मैं, एक्चुअल इवेपोरेशन, इसे कह सकता हूं पेन इवेपोरेशन मल्टीपल पेन कोफिशिएंट। पेन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्चुअल इवेपोरेशन अपॉन पेन इवेपोरेशन। एक्चुअल इवेपोरेशन कितना हुआ है, पेन ने कितना मेजर किया है, दोनों का रेशियो पेन कोफिशिएंट कहलाएगा। जहां भी पेन मीटर लगा रखा है वहां एक बार सब तरह की कंडीशंस के लिए पेन कोफिशिएंट डिजाइन कर लो, सब तरह की कंडीशन के लिए क्या कर लो, पेन कोफिशिएंट डिजाइन कर लो। फिर पेन से ही इवेपोरेशन का मेजर करते रहो। ओरिजिनल चाहिए तो उसे पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते रहो, ओरिजिनल चाहिए तो उसका क्या करोगे, पेन कोफिशिएंट से उसे क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये बात समझ में आ रही है कितने लोगों के? ओके, नेक्स्ट, वैल्यू कितनी हो सकती है पेन कोफिशिएंट की? एक साइड में लिया मैंने कौन से टाइप का पेन काम में ले रहे हैं, दूसरी साइड में ले ली मैंने वैल्यू ऑफ ए CP। डिफरेंट कलर को यूज कर देता हूं ताकि टेबल अलग लगे। सबसे पहला क्लास A पेन 0.70। उसके बाद ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए इवेपोरेशन में। और दूसरा आता है अपने पास ISI पेन 0.80। कोलोराडो संकन पेन 0.78। देखो पेन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी नियर के 1/, होगी पेन उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। एक्चुअल और पेन दोनों 1 हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी तो CP का मान 1 होगा ना। इसका मतलब जो 1 के नियर बाई वैल्यू देगा, जो 1 के क्या देगा, नियर बाई वैल्यू देगा, वो अधिक एक्यूरेट माना जाएगा।
जो 1 के नियर बाई वैल्यू देगा अधिक एक्यूरेट माना जाएगा। इसीलिए अपने क्या मानते हैं कि इस ISI को मोर एक्यूरेट मान लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सर्वाधिक 1 के नियर बाई मिल रही है। सर्वाधिक क्या मिल रही है? नियर के 1 बाई मिल रही है। इस पे कभी कभी एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी बनाता है। किस तरह बनाता है वो देखना है। पेन कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं हुई ना, दोनों ही इवेपोरेशन है, तो सीपी तो यूनिट लेस हो गया ना। पेन कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों ही इवेपोरेशन का मेजरमेंट है। इवेपोरेशन के रेशियो में यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। क्लियर? अब बात कर रहे थे अपने तीसरे टाइप के ISI। यहां तक तो नोट कर चुके थे आप 44 को, 45 को। हाँ, 46 से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 14 स्लाइड की लास्ट लाइन आ जाएगी। 46 यहां से अपने स्टार्ट किया था। मेजरमेंट ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड कैसे मेजर करते हैं इसको? इस बात से ऑन द फील्ड मेजर करते हैं पेन मेजरमेंट से। 3 तरह के पेन अपने यहां का पढ़ने को मिलेंगे। फोर्टी सिक्स, 46, 47, 47, कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हो भाई? हंड्रेड नहीं होती, दोनों में ही 150 होती है। श्रीवास्तव जी बेटा, दोनों में ही 150 होती है। हाँ, कोलोराडो पाने दो, रिपीट कर देंगे। शिवराज, यहां तक हो गया 47। नेक्स्ट 48, 48, कोलोराडो पेन रिपीट हो जाएगा। शिवराज दोनों को मैं बता देता हूं। अब बात करते हैं 49। 49, कोलोराडो संकन पेन कुछ भी नहीं है, ये भी अनबेंडेड गैल्वेनाइज आयरन का बना हुआ है, जिसे अपने जमीन के अंदर पेनिट्रेट करवा दिया। इसने डाया नहीं लिया, सरफेस एरिया लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है डाया ले सरफेस एरिया ले, क्योंकि रेट चेक करनी है और रेट का एरिया से कोई रिलेशन ही नहीं है। एरिया कितना ही कम हो कितना अधिक हो, रेट वही मिलती है। यहां एक पॉइंट ये आया कि इन दिस पेन ये जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है, ओपन इन्वायरमेंट में है, नीचे से सॉइल वही मिल रही है जो लेक को मिलनी चाहिए,
जो नेचुरल स्टोरेज को मिलनी चाहिए। ऊपर से सनलाइट और विंड भी वही मिल रही है जो नेचुरल स्टोरेज को मिलनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें आने वाला रेडिएशन और एरोडायनेमिक इफेक्ट, युवराज, इसमें आने वाला रेडिएशन और एरोडायनेमिक जो इफेक्ट है वो अपने को सेम वही मिलेगा जो ओरिजिनलिटी में नेचुरल स्टोरेज का होना चाहिए। इसलिए इसकी वैल्यू उसके नियर बाई मिलती है। इसलिए उसकी वैल्यू क्या मिलती है? उसके नियर बाई मिलती है। इसलिए इसे थोड़ा एक्यूरेट भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन आईएसआई से कम एक्यूरेट है। आईएसआई स्टैंडर्ड से क्या है? कम एक्यूरेट है। 49 नंबर नोट हो गया। सरफेस एरिया, एस ए सरफेस एरिया, वन 120 है या 720? ना 120 है ना 720 है, 460 और 4110 है। इसकी बात कर रहे हो। सरफेस एरिया 920 mm स्क्वायर, 920 mm स्क्वायर है। नोट हो गया है? थैंक यू, डन। 50 नंबर में अपने डिस्कस कर रहे हैं पेन जो अपना इवेपोरेशन है उसको ओरिजिनल इवेपोरेशन से कंपेयर करते हुए पेन कोफिशिएंट डिफाइन कर रहे हैं। डन। ओके दिनेश, लास्ट 50 नंबर, लास्ट 50। डन। अब देखते हैं कि पेन कोफिशिएंट पे एसएससी प्री में एक न्यूमेरिकल कैसा आया था। 50 नंबर के बाद 51, पेन evaporation value is 80 mm. That's measured by class A pen. Class A pen. Determine actual lake pond reservoir evaporation. नहीं आयुष श्रीवास्तव, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नोट करो। ओके, रिजल्ट इज 56। क्या था अपना? लैक इवेपोरेशन इज इक्वल टू पेन
इवेपोरेशन मल्टीपल सीपी। सीपी फॉर क्लास ए पेन क्या होगा? सीपी फॉर क्लास ए पेन इज 0.70। मुझे लैक इवेपोरेशन चाहिए था, पेन इवेपोरेशन है 80 और सीपी है 0.70। लैक इवेपोरेशन इज इक्वल टू 56 mm। पेन कोफिशिएंट की वैल्यू भी दे सकता है और बता सकता है, कोफिशिएंट वैल्यू नहीं देकर के सीधा ही बोल दे कौन सा पेन यूज किया गया है। इसका मतलब तीनों पेन की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। तीनों तरह के जो पेन है उनकी वैल्यू है जो अपने को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। वो याद होगी तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। दोस्तों इसी के साथ अपना इवेपोरेशन का मेजरमेंट कंप्लीट हुआ और इसी के साथ इवेपोरेशन चैप्टर भी फिनिश हुआ। इवेपोरेशन चैप्टर में सबसे पहले देखा आपने इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी बेसिक साइंस क्या है, कैसे लेटेंट हीट को गेन करता है, कितनी हीट चाहिए, वाटर वेपर एयर से लाइट है, लाइट होने के बाद ऊपर उठती है, इजीली कंप्रेस हो सकती है, थोड़ी सी कंप्रेस होते ही हवा के साथ रन कर सकती है, वो हवा उसे दबा सकती है, क्लाउड में कन्वर्ट कर सकती है हवा से, और ज्यादा कंप्रेस होते ही बहुत आसानी से वापस वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत आसानी से वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर देखा इवेपोरेशन के फैक्टर इफेक्टिंग। 7 तरह के फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड कर रहे हैं। सबसे पहला जो अपना फैक्टर था वो था कौन सा? टेम्परेचर। दूसरा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा था विंड वेलोसिटी। चौथा था अपने पास कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कितना साल्टी वाटर है। और 5वें नंबर पे अपने पढ़ रहे थे इसकी सरफेस एरिया। और छठे भी अपने देखा डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, फिर समझा डाल्टन लॉ से वेपर प्रेशर डिफरेंस को। फिर 3 तरीके से अपने उसे मेजर किया। वाटर बॉडी का मतलब होता है कोई भी स्टोरेज वाटर, रिजर्वायर को वाटर बॉडी कह सकता हूं, पॉन्ड को वाटर बॉडी कह सकता हूं, लेक को वाटर बॉडी कह सकता हूं, मैं कहीं पर भी घर पे वाटर स्टोरेज टैंक कर रखा है उसे भी कह सकता हूं मैं क्या? वाटर बॉडी कह सकता हूं। उसके बाद अपने 3 तरह का मेजरमेंट इसका सीखा। एक मेयर इक्वेशन से जो इंपेरिकल थी, उसके बाद वाटर बजट इक्वेशन से, फिर स्टैंडर्ड पेन से। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट अपना क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और 52 नंबर स्लाइड में अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, पीपीटी। कौन से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं अपने? पीपीटी। पर्सिपिटेशन वर्षण। जयपुर वाले तो जानते होंगे, कल से आज तक कंटिन्यू यही चल रहा है। अभी करंट में ही प्रिसिपिटेशन स्टार्ट है। ये है अपना चैप्टर नंबर 2। पूरी हाइड्रोलॉजी का एक सबसे बड़ा चैप्टर भी है ये, हाइड्रोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर भी है। हाँ, ऑलमोस्ट जो ताउते नाम का जो अपना साइक्लोन आ रखा है, उस साइक्लोन की वजह से उस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में लेकर के, वेस्टर्न इंडिया से लेकर के नॉर्थ तक पूरे में रेनफॉल है। पूरे में क्या है? रेनफॉल है। चैप्टर नंबर 3 है। आज अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि साइक्लोन का रीजन क्या है, ये कैसी बरसात जो अभी हो रही है इसका रीजन क्या है, ये कौन से टाइप की है, ये कौन से टाइप की है, नेचर में कौन सी घटना हुई है कि साइक्लोन आया और साइक्लोन से रेनफॉल स्टार्ट हो गई। हर साल तो इन दिनों गर्मी पड़ रही होती है, हर दिन हर साल तो इन दिनों क्या होती है? पीक पे टेम्परेचर होता है। रोज एक न्यूज आती है कि इतने साल का रिकॉर्ड टूटा, इस बार इतने साल का रिकॉर्ड टूटा। वो सारा का सारा क्या है? कलयुग नहीं, ये तो सतयुग है ना। कम टेम्परेचर रह रहा है, टाइम पे रेनफॉल हो रही है, खेतों को, फसलों को, सबको फायदा हो रहा है। हाँ, कोई हंस रहा है उसे हंसने दो, अपने को क्या मतलब? अपने को तो लोग जब हंसेंगे ना, जब आप सिलेक्शन नहीं लोगे तब हंसेंगे। अपने को तो हंसना जस्ट उल्टा है आप लोगों पे। तो कोई हंस रहा है इसका मतलब वो टोंट कर रहा है कि अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बात करें रेनफॉल की, पीपीटी की। पीपीटी इज एन प्रोसेस in which cloud or atmospheric water reach on ground surface in
एनी वे बाय एनी रीजन। कोई भी उसका रीजन है या कोई भी उसका तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी वे बाय एनी रीजन, जो एटमॉस्फेयर से, क्लाउड से ग्राउंड पर वाटर के पहुंचने का जो फिनोमिना है, ग्राउंड से, क्लाउड से ग्राउंड पर वाटर पहुंचने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, जो टर्म्स है, उसे अपने किस नाम से जानते हैं? पीपीटी, पर्सिपिटेशन वर्सन। किस नाम से जानते हैं अपने? पीपीटी, पर्सिपिटेशन या फिर वर्सन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है कि किस किस तरीके से ये ग्राउंड पे आता है। सबसे पहले अपने को देखना है मोड ऑफ पीपीटी। कौन कौन से मोड है पीपीटी के, कौन कौन से टाइप्स है पीपीटी के। सबसे पहला जो मोड है पीपीटी का, नंबर फर्स्ट है, वो है रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल। इन इंडिया रेनफॉल इज most dominated mode of PPT. So in India, PPT also called रेनफॉल। ये लाइन समझ में आई क्या? इंडिया में जो पीपीटी है वो रेनफॉल के माध्यम से ही होती है मोस्टली। मोस्ट डोमिनेटेड जो इसका तरीका है वो सारा का सारा रेनफॉल है। इसलिए अपने नेचुरल लोकल लैंग्वेज में पीपीटी को जानते ही नहीं है अपने। किसको जानते हैं? रेनफॉल को। किसको जानते हैं अपने? आज भी जयपुर में, सवाई माधोपुर में, गुड़गांव में, सब जगह क्या हो रही है? प्रिसिपिटेशन। पर अपने क्या बोलते हैं? बरसात हो रही है, रेनफॉल हो रही है। क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है। अलके 717545@gmail.com। कोई ना, करवाएंगे बारिश। सब पढ़ेंगे, स्नोफॉल भी पढ़ेंगे दिनेश, सारे डोमिनेटिंग मोड पढ़ेंगे। पहले रेनफॉल को तो पढ़ लेते हैं, पहले रेनफॉल को तो पढ़ लेते हैं। अब रेनफॉल की डेफिनेशन देखते हैं। In this mode, PPT denote by water drops, denote by water drops, and size of water drop 0.5 mm to 6 mm। 0.5 mm to 6 mm। 0.5 से आधे mm से लेके 6 mm तक वाटर ड्रॉप हो सकती है। शेप ऑफ वाटर ड्रॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंडेड लिख दो, स्पेरिकल लिख दो, राउंडेड। ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब ये क्लाउड से रेन का वाटर गिर रहा है ना, ये लेयर में गिर रहा है, ये ड्रॉप नहीं है। ये किस में गिर रहा है? लेयर में गिर रहा है। परंतु जैसे ये अर्थ पे पहुंचा, जैसे ये अर्थ सरफेस पर पहुंचा, वैसे ही क्या हो रहा है? वैसे ही ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है। सरफेस पे पहुंचने से पहले ही। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर एक सरफेस टेंशन लग रहा है, और सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो अपने लिए है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। दूसरी बात, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं भाई? मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, mm और सेंटीमीटर। कितने डेप्थ की रेनफॉल हुई है? हालांकि मेजरमेंट आगे अपना पूरा एक सिस्टम से पढ़ने का चैप्टर रहेगा। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल
इंटेंसिटी यूनिट टाइम में कितनी हुई, mm पर आवर और सेंटीमीटर पर आवर, किसमें मापते हैं, या तो mm पर आवर में या सेंटीमीटर पर आवर में। इसी बात को बेस मान के मैं रेनफॉल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, रेनफॉल के कुछ पार्ट्स बना सकता हूं। एक साइड रखा मैंने किसको, रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर, दूसरी साइड मैंने रखा किसको, रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर, और दूसरी साइड रखा रेन टाइप, किस तरह की रेन कहलाएगी। यदि रेनफॉल इंटेंसिटी 0 से 2.5 है तो इसे कहेंगे अपने लाइट रेनफॉल, जो कि आज जयपुर में हो रही है, इट्स एन लाइट रेनफॉल। यदि है 2.5 टू 7.5 तो इसे कहते हैं मॉडरेट रेनफॉल। यदि ये हो जाए किससे अधिक 7.5, मॉडरेट कहां हुई है, पश्चिमी राजस्थान में, आधे गुजरात में कल मॉडरेट रेनफॉल हुई है। हैवी रेनफॉल जो बॉम्बे में कल हुई थी, कैसी थी, हैवी रेनफॉल। अब ऋषिकेश की बात सुन लेनी चाहिए यार, ये तो टेक्निकल टीम से, सेंट्रेड से अपने बात करो, एक बार कॉल करो, उनके कॉल का पिकअप का सही रिस्पॉन्स होता है। मैं बात करता हूं एक बार जल्दी अपलोड करने के लिए। अभी क्या है, थोड़ी नेट का इशू भी रहता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, पहले वाला लेक्चर अपलोड हो जाए फिर नए लेक्चर का नंबर आता है। तो ये था अपना पहला मोड। तो अपने बात कर रहे थे 52 नंबर स्लाइड से नोट करने की, एक बार यहां तक कंप्लीट कीजिए 52 नंबर स्लाइड से। आगे वाला अपना पार्ट जो है, अब रेनफॉल पूरा इंटरेस्टिंग चैप्टर आ चुका है, सारी वैल्यूज अपने मेजरमेंट को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, सारे फैक्टर्स 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले अपने आ चुके हैं। 52 नंबर, $52 सबने नोट कर दिया क्या, वापस 53 की डिमांड आ रही है तो 53 नंबर, 53 नोट कीजिए, 53 नोट कीजिए। फिफ्टी थ्री हो गया। प्रीवियस स्लाइड मैंने पहले ही कहा था ना, 52 पहले नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रीवियस स्लाइड आ गई है 52 नंबर। एक बार 52 की डिमांड आ रही है कुलदीप कुमार, 52 नोट करने दो एक बार। टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, मोड पढ़ रहे हैं अपने, मोड पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से होती है। टाइप्स तो कितने तरह की होती है, कॉन्वेक्टिव होती है, अभी जो चल रही है साइक्लोनिक चल रही है, सब हनी वर्षा होती है, और अपनी फ्रंटल, वार्म फ्रंटल, कोल्ड फ्रंटल। 52 हो गया ना, नेक्स्ट इज 53। नेक्स्ट इज 53। हाँ करंट जा सकते हो, आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया है, टाइम भी हो गया है। फिफ्टी थ्री नंबर नोट हो जाए जब बता देना नेक्स्ट के लिए। आयुष शाश्वत, थैंक यू। नेक्स्ट 4-5 मोड और बचे हुए हैं जो अपने कल की क्लास स्टार्ट करेंगे जब पढ़ेंगे। लास्ट 54, इसे भी नोट कर लीजिएगा। फिफ्टी फोर यदि नोट हो गया है तो बता दीजिएगा।
क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम क्लास में। क्लियर?